इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक के जितने वन डे बिफोर रहे हैं काफ़ी मतलब 101% पेपर में वही आया है, चाहे वो 10th क्लास की इंग्लिश हो या 12th की इंग्लिश हो या तो साइंस का पेपर रहा हो और पिछले साल का जो हिंदी का भी था। लेकिन मैं ये कहूँ कि इस बार भी ये वन डे बिफोर जो मैं एसएसटी का आपके सामने लाया हूँ अच्छी रिसर्च के साथ लाया हूँ। और हालांकि मेरे 3 वीडियो जो अभी एग्जाम स्पेशल आ चुके हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे और इसमें मैं 1 आवर में पूरी किताब आपका रिवीजन कराऊंगा। ये अपने आप में आपको पता है, जो भी टीचर हैं वो भी समझते हैं और जो बच्चे हैं वो भी समझ पाते हैं कि 1 घंटे में पूरी किताब को रिवाइज करा पाना, एक क्विक रिवीजन के तौर पे आप इसको देखेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि आपकी पूरी तैयारी है, आपको हर कुछ आता है। अब कल एग्जाम है तो एग्जाम के पहले मैं इसको और बिना एडिट किए ये वीडियो में लाता हूँ। आजकल जितने भी वीडियोस मेरे आए हैं विदाउट एडिटेड हैं, इसके पीछे कारण यह है कि उसमें 5 और 6 आवर्स मेरे और ख़राब हो जाते हैं एडिट करने में। तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट वन शॉट में वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैं पूरे चैप्टर्स को आप कॉपी और पेन लेकर लिखेंगे। कुछ चीज़ें एग्जाम के लिए मैं टिप्स आपको पहले बताऊँ कि एसएसटी में क्या ध्यान देने का होता है। सबसे ज़्यादा होता है इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि शुरुआत से हम क्वेश्चन को धीरे धीरे देखें, जब हमारा पेपर स्टार्ट हो तो फट से हम क्वेश्चंस को फटाफट जो हमारे पास 15 मिनट मिलते हैं उसको हम पढ़ने लगे। जो क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं जो कि 1 मार्क्स वाले हैं, केवल उसका नंबर लिखें और आंसर नंबर लिखें। बाद में समय बचता है तो आंसर वो जैसे आपका बी ऑप्शन में जो भी है तो वो लिख दीजिए, सी में जो है तो लिख दीजिए। एजर्सन और रीजन के बारे में ऑलरेडी मैं तीनों वीडियो में, पिछले जो अभी 3 वीडियो अभी मैंने दिए हैं सब में बताए हैं कि एजर्सन और रीजन को देखकर घबराना नहीं है। उसमें देखिए, अगर कहता है कि ए सही है कि बी सही है, दोनों आपके एजर्सन और रीजन यानी कि जो कथन है और जो उसके कारण दोनों ही अगर सही है तो उस पर पहले लगाइए सही है या गलत है, कौन सा वो निशान। दोनों सही है तो उसके बाद देखिए कि क्या रीजन एजर्सन का है कि नहीं है। अगर है भी तो पहला हो जाएगा, नहीं है तो दूसरा हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक गलत है तो ऑप्शन सी या तो डी हो जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप तुक्का लगाइए, वहां पे छोड़ने से नंबर नहीं मिलता। कई बार बच्चे क्वेश्चन का आंसर भी लास्ट में, आप जैसे नंबर आप 1 to 20 आप लिख लेते हैं, आपको पता है कि 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक एक नंबर के आने हैं, तो जो क्वेश्चन छूटा हुआ है वो आपको अलग से दिख जाता है। यानी कि आपको आंसर नंबर लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है, आपको टाइम बचाना है और स्पीड में लिखना है। दूसरी बात, एसएसटी के पेपर में ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स में आंसर दीजिए, है ना। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, है ना, मान लेते हैं कि निम्नलिखित कारण है ना। तो ये इस तरीके से करके और फिर हम क्वेश्चन को वर्ड का लिख के हम फिर आंसर लिखते हैं। तो ये सब एग्जाम के कॉमन टिप्स हैं और स्पीड बनाए रखिए। लास्ट में भी अगर कोई क्वेश्चन आपका छूटता है तो उसको फटाफट जो भी मन में आए तुक्का लगा के, जो आपको लगता है क्वेश्चन के वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है ना। जैसे कि मुद्रा के ऊपर है, मनी के ऊपर है, तो मनी के क्या कार्य हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आम बोलचाल की भाषा में जो आपको समझ में लगता है वो आप लिख दीजिए, यानी कि नंबर उसमें पूरे मिलेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी ये पता नहीं होता कि जब मैं वीडियो वन डे बिफोर बना रहा होता हूँ कि कितने मिनट में मैं पूरे चैप्टर्स को फिनिश कर पाऊंगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि नॉन स्टॉप लगातार बोलता हुआ आपके सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कराऊं। इससे फास्ट रिवीजन आपको किसी भी चैनल पे नहीं, और इससे वैल्यूएबल मेरे जो वीडियोज हैं, चाहे आप लास्ट ईयर के पहले के और वन डे बिफोर, अभी मैं पिछला भी अपना देख रहा था, तो इतने अच्छे मैप को समझाया हुआ है वन डे बिफोर में। और इकोनॉमिक्स स्पेशल भी खासकर 2 साल पहले का है वीडियो, वो बहुत ही वैल्यूएबल है ना। तो आप उसको जरूर देखिए। अगर आप 5 घंटे मेरे चैनल को दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके 90% से कम नंबर आने वाले। इतनी अच्छी तैयारी आपकी ओवरऑल हो जा रही है। वन डे बिफोर तो हर एक अच्छा है, अपने आप में ही अच्छा है, और मैथ्स का भी बहुत अच्छा होगा आने वाले वक्त के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। लेकिन एसएसटी का जो वीडियो है बहुत अच्छा होगा, इस चीज़ की मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। और ध्यान से कॉपी और पेन लेकर लिखिए और पूरा का पूरा कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए। जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगा उसको लिखिए। मैं केवल और केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड ही इसमें चीज़ें बताऊंगा। पहला चैप्टर हमारा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आप समझते हैं राष्ट्रवाद है क्या, नेशनलिज्म क्या है। वननेस की एक फीलिंग होना, एक राष्ट्र को, जैसे ट्रेडिशन को लेकर, इकोनॉमिक वहाँ के उसको लेकर, हिस्ट्री को लेकर, है ना। उसमें लोगों में क्या होता है, चाहे वो भाषा कोई भी बोले, लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन एक राष्ट्र की भावना होती है, उसको नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे इंडिया में हम क्या कहते हैं, हम सभी भारतीय हैं, है ना। चाहे कोई तमिलनाडु में रहता है, चाहे कोई बंगाली बोलता है, चाहे कोई तमिल बोलता है, चाहे कोई हरियाणवी बोलता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन भाषा क्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीयता की फीलिंग है। तो कैसे आती है, एक राष्ट्र के अंदर
एक आपस में वननेस की फीलिंग होने से आती है, एक होने की भावना, भाईचारा, इक्वलिटी, समानता, ये सब। तो इसके पीछे जो संवैधानिक भी होता है। तो ये आपको समझना है थोड़ा, कभी भी इतिहास को समझने के लिए ना एक पिक्चराइज कीजिए कहानियों को। भी मैं जैसे समझाऊंगा तो उसके एपिसोड्स को जोड़िए एक दूसरे से। जैसे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1789 में। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि हम जो है एक राजतंत्र जो है, तानाशाही है, जो जिसको हम कहते हैं निरंकुशता थी जो उसके, है ना, तो उसको भी हम एब्सोल्यूटिज्म जो हम कहते हैं उसको, तो उसका हम विरोध कर सकते हैं। और उसको क्या उन्होंने जब हटाया तो पूरे वर्ल्ड में क्रांति आ गई। भारत में भी इसका असर हुआ, और सबसे ज़्यादा असर कहाँ? फ्रांस का जो हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में हुआ। तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे? तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या कारण था। तो एक तो जो था वो ये था कि एब्सोल्यूटिज्म था, निरंकुशता। मैंने सपोर्टिंग मटेरियल लिया हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट का है ये, है ना। इसके माध्यम से ही अगर आप अपने इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले पेज पे भी देखते रहेंगे तो उनको पता चल जाएगा, जहाँ चाहे वो टिक लगा सकते हैं। और लिबरल आइडियाज स्प्रेड होने लगे थे, और स्लोगन्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब देखिए, इक्वलिटी, समानता, भाईचारा, है ना, ये सब के नारे लगने लगे थे लोगों में। काफी ज्यादा इस चीज को लेकर एक कहते हैं ना आंदोलित हो गए थे, है ना, रिवोल्यूशनरी फीलिंग आने लग गई थी। और साथ में ये भी था कि एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो कई तरह की क्रांतियां हो रही थी, उसका असर हो रहा था लोगों पे। तो ये सब कारण रहे। और इसका एक अगर हम सीक्वेंस को ध्यान रखें तो 1789 में क्या हुआ? ये हुआ था आपकी फ्रांस की क्रांति। इसके बाद 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन कोड, जो सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको ना वियना कांग्रेस ने क्या किया, 1815 में जब जो नेपोलियन जो हार गए, तो उसके बाद वियना में मेटरनिख जो थे, है ना, तो मेटरनिख ने जो ऑस्ट्रिया के वो चांसलर थे, तो उन्होंने क्या किया, एक कांग्रेस बनाकर एक मीटिंग की, और उसमें उन्होंने क्या किया, दोबारा से वही रूढ़िवादिता जो थी उनकी, वो लाने की कोशिश की उन्होंने। ये लोग कंजर्वेटिज्म के उसमें कहे जाते हैं। तो इस सीक्वेंस को याद रखिए। इसके बाद क्या हुआ कि लिबरल्स आए, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1966 टू 71 में हुआ। तो 1966 टू 71 में क्या था? 7 साल का ये पीरियड था। इसमें 3 वार उन्होंने किए, और 3 बार उन्होंने वार करने के बाद जो है अंत में उसका जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो इसमें जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 4 है, यूनान है, ब्रिटेन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मनी और इटली को बहुत अच्छी तरह से करना है। और खासकर मुझे लगता है जर्मनी का तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है 1859 टू 71, याद करने का इसको भी ध्यान रखिए। ये 7 ईयर चला था, एंड दोनों का 71 में ही है ना। तो उधर 66 टू 71 है, और ये जो है आपका जो है 59 टू 71 है। और इसके बाद ये ध्यान रखिए कि 2-3 चीजें, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इसका पहला आता है, और वो ये है कि फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था उसमें कौन कौन सी चीजें जो आती हैं नेशनलिज्म में। एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का किया, रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक संविधान होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक अपना झंडा, है ना, जिसको फ्लैग कहते हैं। फ्रेंच भाषा उन्होंने एक आपस में कहते हैं ना, एक बोली को उन्होंने एक अपना ये कहा कि हम फ्रेंच लैंग्वेज को ध्यान रखेंगे। नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली भी उन्होंने गठित किया, जो कहते हैं कि एक सभा, जैसे कि हमारा हमारा जो संसद होता है, इसी तरीके से असेंबली। और इसके बाद यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर को भी इन्होंने ध्यान में रखना चालू किया। अब देखिए 1804 में जो नेपोलियन कोड था उसका क्या क्या मेन पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं पूरा क्विक रिवीजन भी करा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ध्यान से सुन लेगा तो भी उसको समझ में आ जाएगा। एक तो उन्होंने बर्थ राइट को खत्म किया। दूसरा, प्रॉपर्टी राइट उन्होंने फिर से चालू किया कि ठीक है, प्रॉपर्टी राइट को मान्यता दे दी गई। साथ में फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? सामंतवादी प्रथा होता है, उसको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। किसानों के ऋण माफ किए गए, किसानों को जो अधिकार मिलने थे उस पर बात की गई, है ना। तो ये सब चीजें उन्होंने कुछ इसमें सुधार किया, जो नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको पता है ये जो सुधार थे, ये कुछ लोग कंजर्वेटिज्म जो थे वो इसको हजम नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद 1815 में उन्होंने क्या किया, आपस में वियना कांग्रेस के नाम से वो जाना जाता है, तो वो किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख, ठीक है। और इन्होंने क्या किया
कि जो बुर्बो राजवंश थे उसको दोबारा स्थापित कर दिया, है ना, जो डायनेस्टी थी उनकी। उसके बाद इन्होंने मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कंजर्वेटिव ऑर्डर क्या होता है? वही ट्रेडिशन के हिसाब से चलना, स्लो प्रोसेस में काम करना, है ना। इसके बाद फ्रांस से छीने कॉलोनीज को इन्होंने दोबारा से क्या किया? फ्रांस से कॉलोनीज छीन लिए, उसकी जो लिमिट कर दी, है ना, आर्मी की। ये कह दिया कि आपका बॉर्डर एरिया इतना ही। जैसे आपको पता है वर्साई की संधि हुआ था, उसमें जर्मनी पे जो चीजें थोपी गई थी, वैसा ही कुछ यहाँ पे उन्होंने थोपा। किस पे था? जो वैसा ही उन्होंने वहां पे थोपा, क्या कहते हैं। अब जैसे कि जो मैटरनिक है, इन्होंने एक कोट किया था, काफी मतलब इंपॉर्टेंट है ये, कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना। दो बातें इन्होंने कही थी। एक तो कहा ना, एक तो इनके बारे में उनका काफी, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है ना। तो एक्सप्लेन करना, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। अब थोड़े से ध्यान रखिए, जैसे कि 3-4 लोगों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तो है मैजिनी। ये ध्यान रखिए कि 1831 में इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? इटली के एकीकरण का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। तो इसमें क्या है कि इन्होंने जो आंदोलन 24 की एज में ही आगे आ गए थे, काफी रिवोल्यूशनरी इनके विचार थे। 1831 में इनको देश निकाले की सजा मिल गई। फिर कई सालों तक जो है इटली का काम रुक गया, 48 तक रुक गया लगभग। उसके बाद जो है सार्डिनिया पिडमोंट ने फ्रांस से अलायंस किया, है ना, और काबूर ने इसको लीड किया। और एक बड़ी ही तुष्टिकरण की नीति के माध्यम से डिप्लोमेटिक इन्होंने एक अलायंस करके फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हराया, ऑस्ट्रिया के पावर को खत्म किया इन्होंने। और उसके बाद जो है इस तरीके से इटली का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। उसमें इमेनुअल राजा जो थे, उसको इमेनुअल सेकंड, उसको जो है गद्दी मिल गई, राजा बनाया। और उसके बाद इसी के दौरान गैरीबाल्डी ने लगभग साउथ इटली और एक और सिसिली, दो ऐसे प्रांत थे जो कि उसको जीतकर जाकर इमेनुअल को वो भी सौंप दिया। इस तरीके से जाकर ये क्या हुआ कि इटली का एकीकरण हुआ। तो इसमें इटली के एकीकरण में अगर आप मेन रोल देखें तो क्या है? एक तो पहले मैजिनी को जाता है, दूसरी बात तो फिर काबूर एंड गैरीबाल्डी को जाता है ना। अब इसमें क्या है? डिप्लोमेटिक अलायंस जो हुआ था वो जो काबूर ने किया था, है ना। और काबूर ने ही जाकर मतलब संगठन करके बनाकर उसने जो है कन्विंस किया फ्रांस को। और इसके बाद इस तरीके से वो ऑस्ट्रिया पे उन्होंने पावर किया, और गैरीबाल्डी ने लास्ट में रही सही कसर पूरी कर दी। तो ये जो है इसमें इसके अलावा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और है कि जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये कुस्तुनतुनिया की संधि के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीस का है, जो उसको इंडिपेंडेंट नेशन में बनाया गया था। तो ग्रीक का और ब्रिटेन का भी है छोटा मोटा, इसको भी आप हल्का फुल्का देख सकते हैं। बाकी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसके लिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अब बिस्मार्क का रोल है ना। जैसे कि इधर आपका जो बताया आपको कि इटली के एकीकरण में जैसे मेजिनी वगैरह का, देखिए इसमें क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का आता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कई भी कोट लिखकर आ जाते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करने को आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फिर किसकी क्या भूमिका, औरतों की, नारियों की क्या भूमिका रही। नारी में भी जैसे इन्होंने अलग अलग चलचित्र और कौन कौन से फिगर बनाकर, फिगर को भी जैसे जर्मीनिया है, पत्ते हैं, बहुत तरह की चीज़ों को उन्होंने लेकर ये दिखाना चाहा। जैसे कि क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो था हीरोइज्म का प्रतीक था। ब्रोकन चेन्स जो थे, बीइंग फ्रीड, वो तो ऐसे भी देखकर समझ में आया। राइजिंग सन की बिगनिंग ऑफ न्यू ओरा, और ओलाइव ब्रांच, है ना, जैतून, ये जो पीस का, ये क्या होता है ना, मिलान करने को आ जाता है। लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या देना है? इस पे मिलान विलान पे इतने मत जाइए आप। मेनली आप इस पे जाइए कि जो इटली का एकीकरण और जो है जर्मनी का एकीकरण वो कैसे हुआ, उसमें किसकी किसकी क्या भूमिका थी, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर ही लगभग हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये ध्यान रखें कि नेशनलिज्म, नेपोलियन कोड, हाँ देख लीजिएगा, उसमें नेपोलियन कोड जो अभी देखिए उसमें आप जर्मनी में करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर अब देखिए महात्मा गांधी आए थे कब? 1915 में। उनके आने के बाद भारत में आंदोलनों का दौर चालू हुआ। उसके बाद जैसे कि धीरे धीरे सबसे पहले चंपारण आंदोलन, जिसको इंडिगो फार्मिंग को लेकर शुरुआत की। तो इसमें क्या है? मैप आ जाता है 2 नंबर के, इसमें मैप आने हैं, 3 मार्क्स है, क्वेश्चन आ भी आना है।
तो ये देखिए कई बार केस स्टडीज भी बन जाते हैं। तो चंपारण क्या हो गया, वो वहाँ आंदोलन किया उन्होंने, फिर उसी समय उन्होंने फिर सूरत में उन्होंने किया, अहमदाबाद में किया, है ना, किसके लिए, जो कपड़े मिलों के लिए किया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मैप में भी वही चीज़ वर्ड वहाँ पे दे दिए जाते हैं। और खेड़ा, है ना, खेड़ा जो किया ये भी गुजरात में था। तो 3 आंदोलन तो ऐसे हो गए जो उन्होंने उसी समय हाल में किया। तो ये आपको समझना है कि जो महात्मा गांधी के आने के बाद किस तरीके से भारत में आंदोलन का दौर चालू हुआ। इसके पहले 1857 की क्रांति थी, वो आपको उसमें जाना नहीं है इतना। इसके बाद आपको देखिए कि जो गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह चालू किया खेड़ा में, वो गुजरात में था, है ना। और इसके बाद महात्मा गांधी का जो है 1918 में जो है इन्होंने जो किया सेल्फ रूल को, इसने क्या किया, अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। अब सब एक चीज़ को और भी समझिए, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा क्रोनोलॉजी को देखना पड़ता है कि जो प्रथम वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, 1914 से चालू हुआ था, 1919 में फिनिश हुआ जाकर ओवरऑल। लेकिन जब अंग्रेजों को जीत मिल गई थी तो उन्होंने जो है सेल्फ रूल की जो भारत की मांग चली आ रही थी, क्योंकि उस समय उनको तो किसकी जरूरत थी, आर्मी की जरूरत थी। आर्मी जब उनको रिक्रूट कर रहे थे भारत से बल्क से, और भारत के ही कई लोग थे, कई संस्थाएं थी जो कि उनको इस काम में मदद भी कर रहे थे, है ना। आपको बताऊं कि कई ऐसे लोग थे जो कि उस ब्रिटिश आर्मी के मेंबर थे, जैसे आप नथुराम गोडसे का ही नाम सुनते हैं, काफ़ी आजकल महिमा गान होने लग गया है कई चीज़ों का, लेकिन उसका भाई भी जो था वो भी ब्रिटिश आर्मी का ही था। और ये कई लोग थे जो कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों के लिए ही काम कर रहे थे, देखा जाए तो अलग अलग इनकी उस पर इतिहास में मैं इतना नहीं जाना चाहूँगा अभी, है ना। तो इन चीज़ों का क्या है कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया था, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत अलग अलग तरीके से वो लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। उसी मोबिलाइज करने की कोशिश में वो बार बार भारत के अंदर जो है ये दिक्कतें आ रही थी कि आंदोलन बहुत लंबे, जैसे 1942 में जब हमारा जो है आंदोलन ये था कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी और हम कैसे भी अपने असहयोग आंदोलन में चल रहे थे और बहुत ही कोशिश हो रही थी कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों से हम अपनी सत्ता को छीन लें। तो उस समय भी अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत उन चीज़ों का भी विरोध किया था, जैसे कि उस समय मुस्लिम लीग की सरकार चल रही थी और बंगाल में, है ना, गवर्नर जनरल थे उस समय, वित्त मंत्री वहाँ पे शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे। तो ऐसे में जो भारत के अंदर कुछ ही संस्थाएं ऐसे, जैसे मुस्लिम लीग ने अलग लय अपना लिया, हिंदू सभा ने अलग लय अपना लिया, तो कांग्रेस को कमजोर करने की अंग्रेजों की नीति जो थी वो ये थी कि कैसे भी कांग्रेस कमजोर रहे और उस कारण से क्या हो कि सत्ता जो है उनके ब्रिटेन के हाथ में रहे। इन्होंने इसी तहत डोमिनियन गवर्नमेंट की भी बात की थी, है ना। लेकिन गांधी हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और भारत पूर्ण स्वराज की मांग करने में गांधी ही नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सब लोगों ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज, बाल गंगाधर तिलक थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि एक सरकार ब्रिटेन से चलेगी और दूसरी भारत में चलेगी, यानी कि हम उनके रहेंगे तो गुलामी। ऐसे वक्त में आपको बता दूं इतिहास के कुछ पन्ने बड़े ही कड़वे भी होते हैं, लेकिन उस समय कुछ हमारे जो लोग थे उन्होंने उस चीज़ की वकालत की थी, है ना। जैसे हिंदू सभा के भी लोगों ने वकालत की, मुस्लिम लीग ने भी वकालत की, वो कह रहे थे कि नहीं हमें डोमिनियन गवर्नमेंट से हम सेटिस्फाइड है, ब्रिटेन की सत्ता में हम रहना चाहते हैं। लेकिन गांधी ने और कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया। तो गांधी का अहम रोल रहा है आज़ादी को लेने में और किस तरीके से उन्होंने खिलाफत आंदोलन जब हुआ था जिसमें अली बंधु थे हमारे, है ना, शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो तुर्की के जो सुल्तान थे उनके साथ ब्रिटेन ने बहुत बुरा व्यवहार किया था, तो उसको विरोध करने के लिए भारत में एक आंदोलन किया गया। तो गांधी को ये दिखाई दे रहा था कि आंदोलन अंग्रेजों से जीतने के लिए हमें हिंदू मुस्लिम सबको एक होना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में क्या किया, मुस्लिम लीग का कह रहा हूँ मैं, खिलाफत आंदोलन में गांधी ने, कांग्रेस ने साथ दिया। साथ देने का असर ये हुआ कि आंदोलन बहुत ही ज़्यादा अच्छा चला और काफ़ी लंबे टाइम तक चला और इस कारण से अंग्रेजों को काफ़ी होश ठिकाने आ गया। उनको लगा कि फूट डालो शासन करो की नीति काम नहीं कर पा रही है। नेशनलिज्म, जैसे मैंने बताया,
ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझे कि आज़ादी हमें बहुत ही आसानी से नहीं मिली है, लाखों लोगों की जाने गई है ना, उसके बाद आज़ादी मिली है। और आप जब पढ़ लेते हैं तभी देश के लिए काबिल बनते हैं। तो ये चीज़ को जब फीलिंग लेकर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। खुद कामयाब होंगे तो देश में कम से कम आप देने वाले बनेंगे, ना कि लेने वाले बनेंगे। तो इसलिए नेशनलिज्म रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कंसिस्टेंस दैट इमर्जेस व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। मैंने जो पहले ही बता दिया था कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, एक होने की भावना है ना। कॉमन कंसिस्टेंस दैट इमर्जेस व्हेन पीपल एक ही टेरिटरी में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, है ना। एक घरेलू सीमा हम इसको कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी को। और उनके अंदर ट्रेडिशन से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, हर चीज़ों से लेकर वननेस की फीलिंग होती है, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को समझने की बात है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और उस समय वो ब्रिटिश वाले फोर्स भी कर रहे थे, है ना, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को, और भारत में फूड वगैरह की भी दिक्कत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें चलती रही। ऐसे में ही जो रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। और आपको याद हो, बता दूं कि जब ये चीज़ें हुई थी तो उस समय बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, है ना। तो जब कई ऐसे आंदोलन हुए, फिर शहीद भगत सिंह की भी जो फांसी की सज़ा हुई थी, तो ये सब एक सीक्वेंस है जो उसी से बनता हुआ चला आ रहा है। अब देखिए, जो महात्मा गांधी की और इसको जो था, वो हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन जो गांधी ने चालू किया, तो आ जाता है कि ये जो असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चलाए इन्होंने, तो कई चीज़ें जो है सर इसको वापस भी लेना पड़ा। वो वापस लेने का कारण क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कि हम सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसमें कौन कौन से लोग थे जो हिस्सा ले रहे थे? जैसे मिडिल क्लास थे, टीचर्स थे, है ना, लॉयर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सब। लेकिन गांधी ने इसमें बहुत सारी रियायतें दे दी धीरे धीरे, है ना। फिर लोग धीरे धीरे उसमें जाने लग गए, और अंत में जब चौरी चौरा की घटना हो गई, है ना, चौरी चौरा अब ये भी मैप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा चंपारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर चौरी चौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, नागपुर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप के लिए, है ना। तो ये सब आप देख लेंगे। तो अब इसके बाद वो क्या हुआ कि जब वहाँ पे पुलिस थाने में आग लगा दी गई, तो गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो कई बार ये भी हो जाता है कि मूवमेंट कहीं चलाए गए वापस, लेकिन कोई भी चीज़ें असफल नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो असफल हो गया, है ना, अनसक्सेसफुल। एक्चुअली लोगों में जागरूकता आ रही थी धीरे धीरे, लोग आज़ादी को लेकर अपनी मांगों को उठा रहे थे। तो हर एक आंदोलन, चाहे वो पूरी तरह से सफल हो या पार्शियल हो, लेकिन सफलता तो रहती रहती है ना। इसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस जो किया गांधी ने, तो इसमें ये देखिए कि सबसे पहले तो सिविल डिसोबीडियंस को इन्होंने पहले रोक लिया था। उसके पीछे कारण क्या था कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1930 के आसपास, है ना, 6 अप्रैल शायद हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। तो वो रोका गया। इसमें गांधी ने 11 अपनी डिमांड्स रखी थी, है ना, जिसमें से कई मानी भी गई। तो ये जो क्या था कि जो सॉल्ट लॉ, फिर गांधी ने जब इसको दोबारा किया तो सॉल्ट लॉ, नमक तोड़ो कानून, ये आंदोलन क्वेश्चन में पेपर में क्या आता है कि वाई एनसीएम इज डिफरेंट फ्रॉम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। असहयोग आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर रहा है? तो सिविल डिसोबीडियंस में इन्होंने क्या किया कि एक तो उसमें था, एनसीएम में क्या था, स्वराज था, है ना, और इसमें क्या था, पूर्ण स्वराज था। एक तो डिफरेंस ये हो गया, है ना। यानी कि जो एनसीएम जो था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें केवल स्वराज की बात थी। लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में का मतलब क्या हुआ, सविनय और अवज्ञा कर रहे हैं हम, आपकी बात भी मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं आपके, सिविल डिसोबीडियंस, है ना। तो इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की। उसके बाद इन्होंने कानून को तोड़ा, है ना, नमक कानून तोड़कर इन्होंने इसका वो भी किया। और नमक क्या था, एक नमक को ही क्यों लिया, क्योंकि नमक सभी के लिए इजी था, सबको समझना आसान था। हर छोटे छोटे, गांधी क्या चाहते थे कि गांव का एक एक छोटा से छोटा हर एक तबका इस आंदोलन में जुड़ जाए, ताकि आंदोलन बड़ा हो और अंग्रेज डरे और भाग जाए यहाँ से, है ना। तो इस चीज के लिए जो है बात चल रही थी। और 1929 में ऑफरिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय लॉर्ड इरविन, अब ये बताया आपको कि लॉर्ड इरविन ने 1929 में
डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। और आपको ऐसे कई पत्र, अगर आप जब 10th भी कर लेंगे, इसमें भी अभी समझ कि इसके बाद भी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि डोमिनियन स्टेट की ओपनली डिमांड की गई थी। जैसे वीर सावरकर जी हमारे अच्छे देशभक्त थे वो भी, लेकिन उसके बाद भी वो डोमिनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर रहे थे और इसके लिए वो ब्रिटेन को लिख रहे थे, है ना। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और भी कई लोग थे, है ना, जो कि हिंदू सभा, क्योंकि ही खुद ही उस चीज में था कि वो मान रहा था कि कांग्रेस के लीग से हमें हटके चलना है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ओपनली इस चीज का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें गांधी को और यहाँ तक कि कांग्रेस का इसमें साथ देना चाहिए, जो कि ये कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है, उस समय की कांग्रेस में डिफरेंस था, है ना। आज़ादी के बाद उसको भंग कर दिया गया था। तो गांधी को उन्होंने कहा कि वीर सावरकर और ये सभी हिंदू सभा के सदस्यों को, मुस्लिम लीग को भी, कि हमें इस मौके पे गांधी का साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी अंग्रेजों से चाहिए, है ना। हम अंग्रेजों से फ्री होना चाहते हैं। तो इतिहास के पन्ने बड़े ही ऐसे हैं कि आज़ादी हम आज सोच लेते हैं कि बहुत आसानी से मिली होगी, नहीं, बहुत सारी रणनीति और बहुत सारे मेहनत करने के बाद ये मिली। इसमें मैप वगैरह में मैंने आपको बताया ही है, और सबसे ज़्यादा इसके इम्पोर्टेंट मैप भी जो है, उन चीज़ों को भी आप समझ के रहिए कि वो जो है चौरी चौरा हो गया, चंपारण है, कलकत्ता अधिवेशन है, मुंबई है ना, ये सब मेन है जो कि इसमें आपको देखना है। अब देखिए इसके बाद आपका जो है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें कोई भी ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है, 1 मार्क्स के 2 आने हैं। तो इसमें यूएसए यूएसएसआर, ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को एक बनाना। तो इसमें यूएसए यूएसएसआर का बनना एक पावर के रूप में था। इसके बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश किया गया, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये था, इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, है ना। G77 फॉर्म किया गया था, जिसका मांग था न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इन ब्रिटेन कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड, कॉर्न लॉ यानी कि अनाज को लेकर एक नियम बनाया गया था। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स्ड गवर्नमेंट टू एबोलिश कॉर्न लॉ, जबकि इसमें जो उद्योगपति थे और जो अर्बन ड्वेलर्स थे, इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे कि आप ये कॉर्न लॉ को, अनाज के लॉ को खत्म करिए। अभी एक बार कुछ टर्म्स इसके समझ लीजिए, क्योंकि कहा ना, एक मार्क्स के क्वेश्चन को समझने के लिए। और एक 2 नंबर का, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन मैंने अभी इकोनॉमिक्स वाले उसमें भी बताऊंगा कि जो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि टाई अप विद द अदर नेशंस, है ना, रेस्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी को करना, यही ग्लोबलाइजेशन है। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल सिस्टम, है ना, यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन है। अब माइंड में कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको सही हो जाएगा। अब सिल्क रूट, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क रूट क्या है कि ये हिस्टोरिक ट्रेड रूट है दैट डेटेड फ्रॉम द 2nd सेंचुरी अंटिल 14th सेंचुरी, है ना, एडी। अब ये समझिए, सिल्क रोड का मतलब क्या है, उसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का साधन था। वो हर जगह माल जाना आना, ये सब चीज़ें वहाँ से होती थी। और ये पूरे के पूरे जो है चाइना होते हुए, अफगानिस्तान, बंगाल होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान को होके ये निकलता था। तो ये बहुत ही मेन रूट था कि इसका ये है, ट्रैवलिंग चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरबिया, ग्रीस एंड इटली। इट वॉज डब्ड द सिल्क रूट बिकॉज ऑफ द हैवी सिल्क ट्रेडिंग दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। और सबसे ज़्यादा सिल्क का ट्रेड होता था इससे, इसलिए भी इसको सिल्क रोड का नाम दिया गया। अब जो है कॉर्न लॉ जो है, द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न वर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉ। अब ये याद रखिएगा, आपको देखिए 3 चीज़ें अभी बताई है मैंने, ये 3, और चौथा ये है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, है ना। ये 4 पॉइंट्स को आप केवल माइंड में रखेंगे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कॉर्न लॉ है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, G77 है। G77 वाज अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। ये डेवलपिंग कंट्रीज कौन से होते हैं, विकासशील देशों के द्वारा बनाई गई संस्था थी। और न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, विच वुड गिव दीज कंट्रीज रियल कंट्रोल ओवर दियर इंटरनेशनल नेशनल रिसोर्सेस, यानी कि जो राष्ट्रीय संसाधन है इस पर कंट्रोल बनाने की कोशिश। इसी में एक वीटो पावर की भी बात है, जो कुछ देशों के पास हमारे वर्ल्ड में है, जो क्या करते हैं, प्रपोजल मेड बाय लॉ मेकिंग बॉडी। लेकिन आपको इसमें फिर से कह रहा हूँ, द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, कॉर्न लॉ, सिल्क रूट्स, है ना, ये मेन क्वेश्चन है। G77 को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में मैं कुछ भी नहीं कह रहा।
है ना। अब देखिए, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिश इकोनॉमी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ था। मैं बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इतनी खराब हो गई थी कि वो बाकी कॉलोनीज को बना के रखने में वो भी नहीं थे, है ना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसको आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो डिलीटेड है। अब आ जाते हैं हम ब्रिटेन में प्रिंट कल्चर में। ये देखिए, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और आप ध्यान रखिए कि इस पे सबसे ज़्यादा इसका आता है कि हिस्ट्री क्या है, प्रिंट कैसे आया। तो प्रिंटिंग जो है गोवा से पुर्तगीज मिशनरीज के माध्यम से आया और इसका विरोध भी हो रहा था। देखिए, जब धर्म सुधार आंदोलन होने लगे थे, मार्टिन लूथर किंग वगैरह जब बात कह रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कोई कुछ भी गलत भी लिख सकता है, तो ये सब चीज़ें गलत थी, है ना। उसका विरोध होने लग गया था। ऐसे में कुछ अलग अलग लोगों ने इसका काम चालू किया। अब आप सोचिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, है ना, लोगों की भागीदारी बनी, फेमिनिस्ट जो आए, है ना, नारीवादी जिनको हम कहते हैं। इसमें जो है, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, है ना। जो प्रिंटिंग है वो अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है और जो है ये ग्रेटेस्ट वन है। ये देखिए, एक चीज बताऊं आपको, ये कोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है। एक कोट मेरा इधर रह गया था कि मेजनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, ये मैटर्निक ने कहा था, है ना। जब मेजनी ने इटली का एकीकरण कर रहा था, अंत में ऑस्ट्रिया के पावर को हराया भी गया था लास्ट में, लेकिन वो शुरुआत में मैटर्निक इस बात को कह रहा था। एक उसने 2 कोट दिए थे कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में कोल्ड हो जाता है, कि तो मैं याद आ गया तो मैंने बता दिया। इसके बाद जो है, ये जो मैं इसमें जो लूथर किंग ने बोला, और इसके बाद इस पे क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि मैंने कहा अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कई चीजें हैं कि प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन क्या। अगर मैं आपको इसको शॉर्टकट में बताऊं कि यूरोप हो या इंडिया हो या कोई भी चीज हो, आप प्रिंटिंग से आप ये मानकर चले कि अगर प्रिंटिंग कल्चर नहीं होता तो लोगों की इतनी सारी डिमांड बढ़ती जा रही थी। उस समय पढ़े लिखे लोग कम थे तो लिखने वाले भी कम थे। हैंड रिटन पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखे जाते, है ना। और वो क्या था, ड्यूरेबल नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। फिर वेस्टेज ऑफ पेपर था। पेपर क्या था, वेस्टेज ऑफ मटेरियल था, पत्तों पे, ताम्र पत्र पे ऐसे ऐसे लिखे जाते थे। तो हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे, प्रिंट मीडिया कल्चर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सारी समस्या का निदान क्या हुआ, प्रिंटिंग हुआ। प्रिंट के माध्यम से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचने लग गई, किताबें छपने लग गई, है ना, बाइबल छपे और भी कई किताबें छपी, है ना। तो इसमें आपको जो है पूरा का पूरा, और उसके बाद इसी से नेशनलिज्म में भी योगदान हुआ, है ना। अखबार छपने लगे, लोगों में क्रांति आई, महिलाओं में जागृति आई, वोट का अधिकार मांगने लग गए। तो ये सारी ही चीजें क्या है, कागज पेन इसी का है ना। प्रिंट कल्चर के माध्यम से ये सब चीजें होने लगी। अब इसके बाद है, अगला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं जो नवीकरणीय, जैसे कि पानी है, वायु है, ये सब। और अनवीकरणीय संसाधन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन वगैरह होते हैं, कोयला है जो करोड़ों वर्ष में बनते हैं। इसके अंदर इसमें आपके पास सॉइल है। सॉइल के अंदर क्या है, जैसे कि ब्लैक सॉइल है जिसको मैं यूँ कहता हूँ कॉटन का है। और मैं बताऊँ आपको कि जो हिस्ट्री का एक 1 डे जैसे कि एग्जाम स्पेशल में नहीं दे पाया क्योंकि आज अब 1 दिन ही रह गए थे तो इसलिए, लेकिन आप हिस्ट्री का मैंने जो चीज़ें कही अब पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम स्पेशल है, लेकिन अब मैं केवल इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड ही बताऊँगा। जैसे कि कपास, एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी इसको कहते हैं, वो वीट पैडी के लिए होता है। इसमें खरीफ एंड रबी 2 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों के लिए कौन कौन सी फसल किस चीज़ का है। सॉइल इरोजन क्या है, मिट्टी का मृदा अपर्दन, और खादर और बांगर। खादर खाद जिसमें उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। बांगर जो है, जो जिसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं, वो उपजाऊ कम होता है ना। इसके अलावा इसमें मैं केवल कहा ना कि मेन ही चीज़ें अब बताता चलूँगा ताकि आपका टाइम भी बचे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में भी 1 ही नंबर आना है। इसके अंदर जो है आपको याद रखिए, पेपर में आएगा, 101% होगा, एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर, एंडेमिक।
और एक्सटिंक्ट, है ना। इन चारों में डिफरेंस। एक्सटिंक्ट क्या होते हैं, जो विलुप्त प्रजातियां, जैसे एशियाटिक चीता है, जबकि एंडेमिक जो है आइसोलेटेड बाय नेचर होते हैं। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख कर चलिएगा। बाकी डिटेल में जिसको नोट्स भी अगर मान लेते हैं बोल कर समझ में नहीं आ रहा, तो नोट्स मैंने अटैच किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग मोड में, मेरे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो उससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपको उससे क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपका बस फट से एक बार पूरा रिवीजन हो जाए। वाटर रिसोर्सेस में मुझे लगता है कि आपको केस स्टडीज मिलना है और वाटर हार्वेस्टिंग पे मिलना है। और ध्यान दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। कहता है एक्सप्लेन करो। उन्होंने कहा था कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया का टेम्पल है, मंदिर है, क्या है, डैम्स, भाखड़ा नांगल डैम, ऐसे डैम। अब सोचने की बात है कि जब हमारा देश बहुत गरीब था, आपको जब आप भारत के उसको इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो भारत को बिल्कुल खोखला करके गए थे, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद जो भारत को जो सत्ता मिली, जैसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, एक अच्छे विजन के साथ मिली, जबकि पाकिस्तान को चीज़ें नहीं मिली। इस कारण से वो काफ़ी बैकवर्ड रह गया, काफ़ी फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी। भारत आगे क्यों बढ़ता चला गया? क्योंकि भारत का विजन अच्छा था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में मॉडर्नाइजेशन के दौर पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, भाखड़ा नांगल डैम, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी हो, देश का विकास हो, है ना। उसके बाद जो है यहाँ तक कि हम एटम बम, इन सब चीज़ों पे भी काम करने लग गए थे। और यहाँ तक कि इसरो की स्थापना, ये सब चीज़ें क्या है, एक अच्छे विजन का है। अब सोचो, जिस देश के पास खाने को रोटी नहीं हो, उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों पे काम करने लगा था, है ना। आज अगर हम देखें तो भारत बहुत ही वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई थी। लगभग 20 साल हो गए आज। 1991 में जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुआ, है ना, उसके 5 साल 6 साल के अंदर भारत हद से ज़्यादा तरक्की, कई गुना कर ग्रोथ कर रहा है, पूरे वर्ल्ड से तब से ही करने लग रहा है। तो आज तो बहुत अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन उस समय जब भारत की हालत बहुत खराब थी, तो कैसे कैसे जो आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, ये सब आंदोलन हो रहे थे, और हमारे लिए दबाना भी मुश्किल हो रहा था। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ किसी के लिए अच्छा है, वरदान है, तो दूसरे के लिए अभिशाप भी हो सकता है। अब एक तरफ हम डैम बना रहे हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि एक तरफ वो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, तो उन लोगों के लिए क्या, जहाँ पे वहाँ अर्थक्वेक आने का खतरा बढ़ जाता है, वहाँ पे डैम से बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का विस्थापन होता है, वहाँ से उनको हटाया जाता है। तो ये सब चीज़ें उनकी कमियां, तो उनके लिए वो नुकसानदेह भी है। कई लोगों का अपना जो है होता है कि नहीं भाई, हम तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ों जो इसके कारण लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, नेगेटिव इफेक्ट होता है हैबिटेट, और हाँ, वहाँ के वातावरण को, जो वहाँ के हैबिटेट को भी हम नुकसान दे देते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़। तो फायदे हैं तो साथ में नुकसान भी। दुनिया का कोई ऐसा नियम ही नहीं है जिसके फायदे हो तो नुकसान ना हो, है ना। हर चीज़ के प्लस और माइनस में हम कुछ ना कुछ कह ही सकते हैं। अब इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब देखिए क्या है। प्रकृति के सोर्सों को जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, अगर बारिश के पानी को हम उसको हार्वेस्ट कर पाते हैं, उसको हम रखते हैं, उसको जैसे टैंक बनाकर, तो अलग अलग जगह अलग अलग रीतियों से किया जाता है। आजकल जो दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल बन रहे हैं, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट लगा होता है। तो वो क्या है, वो पानी को हम दोबारा यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। खासकर जहाँ पे हमारे देश में कहते हैं ना, पानी तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी 2/3 होने के बाद भी पीने का ड्रिंकेबल वाटर की कमी है। तो ये जरूरी है, क्यों है? क्योंकि वो लाइफ लाइन है हमारी, है ना। उसके बिना तो कहीं पे भी कोई भी काम ही नहीं हो सकता। हीराकुड जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, महानदी पे बना हुआ है ना। तो ये इसमें काम की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। इसके अलावा अब अगर हम देखें तो इसमें और कुछ खास नहीं है। मैंने कहा ना कि इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, और मुझे 99% लग रहा है कि आपको कोई ना कोई, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या इस चीज़ पे लेकर, पानी को लेकर कई अलग अलग जगह अलग अलग मेथड से उस पर कोई केस स्टडीज आपको मिल सकता है ना। इसको आप देख भी लीजिएगा, और मैंने अपने उसमें वीडियो में जो है उसको एक्सप्लेन भी किया है। अब देखिए अगला चैप्टर एग्रीकल्चर, इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। खास मैं कुछ नहीं बता रहा। रबी और खरीफ फसल, कौन सा रबी है कौन सा खरीफ है? रबी गेहूं, याद रखिएगा। गेहूं के टाइम में होने वाली चीज़ें रबी है, और खरीफ यानी कि चावल, है ना, और खरीफ मक्का, ये सब होते हैं। और इनका टाइम मई टू जुलाई होता है खरीफ का, और रबी का होता है अक्टूबर टू दिसंबर, और जैद जो होते हैं वो अप्रैल टू जून होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। क्रॉप रोटेशन एक चीज़ है कि फसल
चक्र क्या होता है, एक बार हम सीरियल्स का यानी कि अनाज का उत्पादन करते हैं और अगली बार हम पल्सेस यानी कि चना वगैरह का करते हैं। चना वगैरह क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ज़मीन में, तो उससे क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं इसको। उसमें राइजोपोस नामक बैक्टीरिया होता है जो फिक्स करता है। तो इससे क्या होता है, जब अनाज काम करते हैं, गेहूँ चावल वगैरह करते हैं, तो नाइट्रोजन ज़मीन से ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें फर्टिलाइजर कम देना पड़ता है। तो क्रॉप रोटेशन ये है। दूसरा है इसमें स्लैश बर्न फार्मिंग, है ना। ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन फार्मर्स का है, और ये जंगल काट देते हैं, वहाँ खेती करते हैं, जब वो कम उपजाऊ हो जाता है तो फिर दूसरी जगह करते हैं। मैं आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, खरीफ एंड रबी फसल का है ना। और ग्रीन रिवॉल्यूशन किस में है, एग्रीकल्चर के लिए है। व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध के लिए है ना। जूट एज अ गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ जाता है, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, वो होता है हमारे निर्वाह खेती। और एग्रीकल्चर आपको पता है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, कारण यही है कि हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार यही मिलता है। अब इसके बाद देखिए अगला चैप्टर मिनरल्स और, इसमें भी 2 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन है, मिनरल्स एंड और में क्या डिफरेंस। अब देखिए फेरस एंड नॉन फेरस, मेटालिक में क्या होते हैं जिसमें धातु निकाल सकते हैं, तो एक तो आयरन वाले हैं, एक नॉन आयरन वाले हैं जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है, जैसे कि टिन है, एल्यूमिनियम है। और तीसरा प्रीशियस मिनरल्स है जिसमें जैसे सोना है, चांदी है। नॉन मेटेलिक में वो होते हैं जैसे कि माइका है, लाइम स्टोन है ना, मार्बल है जिसमें मेटल नहीं है, ठीक है। और एक होता है एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स वो होते हैं जिससे हम एनर्जी निकाल पाते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो आप समझिए कि मिनरल्स क्या है, जिसको हम कहते हैं ओर्स को अयस्क, और मिनरल्स को हम कहते हैं खनिज, हाँ खनिज कहते हैं। तो जिसको भी जमीन से हम निकाल पाते हैं वो क्या है, मिनरल्स है ना, खुदाई करके निकाला। और जिस मिनरल से हम आयरन कह रहा हूं मैं, मेटल इजीली निकाल पाए, उसको हम ओर्स कहते हैं, यानी कि अयस्क। यानी कि वो अयस्क क्या होते हैं, खनिज अयस्क होते हैं जिससे हम धातु निकाल पाते हैं। यानी कि खनिज तो सभी है, अयस्क भी खनिज है, मिनरल्स भी क्या है, जो है ओर्स है, लेकिन ओर्स सारे मिनरल्स नहीं है। तो ये आप समझिए, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। इसके अलावा इसमें मैं केवल एक, हाँ, आर्टरी ऑफ पाइपलाइन किसको कहते हैं, मेजर गैस पाइपलाइन है जो कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर से मुंबई हाई तक का है, नेचुरल गैस का। ये आर्टरी ऑफ पाइपलाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा ना कि बहुत सारी आप केवल, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपकी पूरी तैयारी है, इसीलिए मैं केवल वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब देखिए कंजर्वेशन मिनरल्स का क्यों जरूरी है, या कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में बनते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और माइनिंग इंडस्ट्री रिस्की इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री जमीन में खुदाई करके काफ़ी लोगों को अंदर रहना पड़ता है, कभी भी भूस्खलन, जमीन स्लाइड, कुछ भी होने से क्या होता है, नुकसान हो जाता है, जान माल की हानि होती है, लोगों की डेथ हो जाती है, इसलिए ये जो है काफ़ी रिस्की इंडस्ट्री है। अब इसके बाद अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन क्यों है, समझना है। अगर मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योग, अगर छोटे मोटे उद्योग हम नहीं बनाएंगे, जैसे कि अगर किसानों को ट्रैक्टर नहीं मिले, है ना, रबड़ वाली कंपनी को रबड़ बनाने की मशीन नहीं मिले, चीनी मिल को चीनी मिल की मशीनें नहीं मिले, जूता बनाने वाली कंपनी को जूते के ढांचा और स्ट्रक्चर ना मिले, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगा, ग्रोथ कैसे करेगा, किसानों को कहाँ से फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, है ना। तो हर चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। और ये क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा साधन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। हमारे पास रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। हर घर में, आप मोहल्ले में निकल जाएंगे तो आपको 20-30 आदमी मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और ये क्या करता है कि मॉडर्नाइजेशन करने में भी हमारी मदद करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेटिंग इंडस्ट्रीज। अब ये याद रखिएगा, पेपर में आपको 99% पेपर में मिलने वाला है कि कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे क्यों फिक्स है। जैसे छोटा नागपुर में लोहा इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि हम आंख बंद करके ऐसे करके हम लिख सकते हैं, कच्चा माल मिलता होगा तो मिलता होगा, वहीं पे रॉ मटेरियल होगा तभी तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे, पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी क्लाइमेट वहाँ का उसके सूटेबल होगा,
हमारे को लेबर वहाँ इजीली मिल रहे होंगे, कैपिटल हमारे को वहाँ मिल पाता होगा, है ना, हमारे पास वहाँ का मार्केट होगा, हमारे पास वहाँ का टूर एंड मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी। तो इंडस्ट्री के लिए सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई कहे कि हुगली रिवर के कोस्ट पे ही जूट इंडस्ट्री क्यों है, इसलिए है रॉ मटेरियल सबका आंसर सेम, केवल लिखना यही है कि वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल है ना, क्लाइमेट है और एनर्जी रिसोर्सेस है। पता चला कि इंडस्ट्री हम लगाना चाहते हैं, पता हुआ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, तो कैसे लगेगा। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट देखता है तो लगाता है। फिर रॉ मटेरियल जहां होगा उससे ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। अगर टाटा में, जमशेदपुर में, छोटा नागपुर में लोहे का है, वहीं से उसको कोयला मिल रहा है, वहीं से सारी चीजें मिल रही, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में इसमें से आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लगभग 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट रहता है और उससे ऊपर का जो रहता है तो उसको हम बड़ा उद्योग कहते हैं। हालांकि कॉटेज इंडस्ट्री भी कभी हुआ करता था भारत में, उस चीज़ में है तो, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं है। अब है आयरन को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है बनाना। बिना मशीन, कोई भी मशीन आप बनाएंगे, ट्रैक्टर हो या प्लेन हो या कुछ भी हो, उसमें आयरन इस्तेमाल होगा, है ना। तो इसलिए आयरन जो है वो क्या है, जिंक है, कोबाल्ट है, ये सब जो चीज़ें हैं, स्टील है, हैवी मीडियम, लाइट मीडियम, ये सब क्या है, आयरन जो है ये बेस है, हर एक इंडस्ट्री का बेस है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं आयरन को। ठीक है, तो इसमें आपको यही बताया जो अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे जो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बोला है आपको, एक बार मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस आपको फिर से बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैकबोन है। क्यों है, क्योंकि बैकबोन इकोनॉमी का, रीढ़ की हड्डी क्यों है, क्योंकि इसी के चारों तरफ देश का रोजगार, देश का विनिर्माण क्षेत्र के आगे ही चारों तरफ जो है इनकम, आय का जरिया, फॉरेन एक्सचेंज, है ना, सब चीज़ें, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जो मशीनरी, ये सब चीज़ें किससे मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग से मिल रही है। इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस है, ये खास नहीं है, ये नहीं आने चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन गो हैंड टू हैंड। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक उद्योग कहाँ लगेगा, जहाँ लगेगा वहाँ पे अपने आप रेडी वाले, पट्टी वाले, छोले वाले, कुलचे वाले अपने आप आ जाएंगे, वहाँ मकान बनाने वाले मकान बनाएंगे, वहाँ मजदूर रहेंगे तो उनको मकान चाहिए होगा रहने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी तो बसें चलने लगेंगी, तो क्या होगा, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण हो जाएगा। शहर यही तो होते हैं जहाँ बसावट ज़्यादा होती है। एक इंडस्ट्री लगते हैं, वहाँ 1000 लोगों का आना जाना चालू हो गया, वहाँ पे उसके व्यापारी आएंगे, वहाँ कभी उसके परचेजर आएंगे, कभी वो सामान वहीं पे बेचा जाएगा, जो लोग वहाँ काम करेंगे वहीं पे राशन खरीदेंगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं खाएंगे, तो इससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। तो अर्बनाइजेशन का तरीका ही यही है कि किसी को बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे एक इंडस्ट्री आप लगा दीजिए, वो अपने आप अच्छा एरिया बन जाएगा, वहाँ पे पैसे की कमाई हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद है लाइफलाइन। लाइफलाइन में आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैप, 3 नंबर का इसके अंदर, जैसे, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हो सकता है छपा हुआ ही मिले, है ना, जैसे तूतीकोरिन है, ठीक है, विशाखापत्तनम है, हल्दिया है, ठीक है, मुंबई है, कोची, है ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। पावर शेयरिंग, देखिए पावर शेयरिंग में सत्ता का क्या है, साझेदारी है, और ये आप समझिएगा कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आपस में टकराव होगी तो अर्थव्यवस्था में गति ही नहीं आएगी, लोग लड़ते रह जाएंगे। अब देखिए भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जिन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को बड़ा ही ब्रॉड रखा, ओपन रखा, जैसे भारत भी धर्मनिरपेक्ष है, तो हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो देश तरक्की करता है। अब देखिए कि जब ज्यूज को भगाया किसने, हिटलर ने भगाया, है ना, किसने उनको रखा, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने रख लिया, उन्होंने एटम बम बनाए, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, है ना। तो हमेशा जो खुले दिल वाले लोग होते हैं उस देश में तरक्की ज़्यादा होती है। जहाँ पे संकीर्णता है वहाँ दूसरे देश आना पसंद नहीं करते हैं, जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, है ना, मुस्लिम राष्ट्र है और वहाँ पे दूसरे देश के जो लोग आना है, इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे उनको कंजर्वेटिज्म वाली फीलिंग आती है ना, तो वो इस कारण, जबकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी, बौद्ध, जैन जितने भी है सबके लिए स्थान है यहाँ पे। तो यहाँ इजीली हर एक देश का व्यक्ति, क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, आता है, व्यापार करता है, कमाता है और कुछ मतलब इनकम हमें भी देके जाता है और प्रोग्रेस होता है। तो अब समझिए कि यहाँ पे जो है 2 एग्जाम्पल उन्होंने लिए हुए हैं इस वाले चैप्टर के अंदर,
जो पावर शेयरिंग में एक तो बेल्जियम का है, एक श्रीलंका का है। बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन में डच लोग थे 59% और जबकि फ्रेंच के लोग थे 40%। वहां पे भाषा के आधार पे लड़ाई है, हर जगह अलग अलग लड़ाई है। जैसे कि अमेरिका की बात करें, वहाँ गोरे कालों के बीच में लड़ाई है ना। चाहे कितने भी कानून बनाए हैं, इक्वलिटी की है, फिर भी वहाँ पे भेदभाव रहता है। तो भारत में जैसे कास्टिसिज्म है ना, जातिवाद है। वैसे अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में धर्म उसको भाषा को लेकर डच बोलने वाले लोगों की संख्या 59% और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 40%। वो कौन सा रीजन, फ्लेमिश रीजन। और फ्लेमिश रीजन जो है वो गांव का एरिया था, जबकि अर्बन कैपिटल ब्रुसेल्स में ये कहानी उल्टी है। वहां पे ब्रुसेल्स में 20% ही डच के लोग हैं और फ्रेंच के लोग हैं 80%। अब साफ सी बात है कि अगर ब्रुसेल्स की राजधानी में फ्रेंच की मेजोरिटी है और वो माइनॉरिटी वालों को पीट दे तो क्या होगा, फ्लेमिश रीजन में माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच वाले, उन्हीं के भाई वहां में मारे जाएंगे। तो ये क्या होगा, दंगे के कारण हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, गांधी का इसमें बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं कई चीजों को बोलता हूँ, कई बार लोग कह भी देते हैं कि गांधीवादी सोच रखते हो आप। मैं लेकिन इस चीज को, मैंने गांधी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, है ना, बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है। तभी यही कारण है कि मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, हर चीज का वीडियो आपके सामने दे रहा हूँ। लेकिन गांधी का जो विजन था वो वाकई में काबिले तारीफ था। गांधी ने ये कहा था कि मेजोरिटी वाले जहां पे भी हो वो माइनॉरिटी की रक्षा करें। हर देश ऐसे चले सोचे, तो जो अगर मेजोरिटी में है वो अगर माइनॉरिटी की रक्षा करेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा, और दूसरी बात है वहां दंगे नहीं होंगे। तो गांधी ने ये बात कही थी। और ये देखिए कि उस समय जब बेल्जियम में ऐसा हुआ तो 1970 टू 33 में भी 4 अमेंडमेंट्स उन्होंने किए। और अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने, यही सब चीज़ों को किया। उन्होंने सबको इक्वलिटी नंबर दी, इक्वल नंबर किया, वाइड पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किए उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। फिर उन्होंने कहा कि स्टेट जो है गवर्नमेंट जो सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, यानी कि उनको भी अधिकार रहेगा। सेपरेट गवर्नमेंट्स बनाए ब्रुसेल्स के अंदर भी, नारियों को भी, सबको उन्होंने इक्वलिटी करने की कोशिश की, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। तो इस तरीके से वहां पे टकराव की स्थिति खत्म की गई पावर शेयरिंग में। जबकि श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका की अलग कहानी थी और है भी, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गई। श्रीलंका के अंदर जो थे तमिल और दूसरे थे सिन्हली, है ना। तो तमिल की संख्या क्या थी वहां पे, 11.1% श्रीलंकन तमिल है ना, और दूसरा जो है तमिल भाषा हमारे तमिलनाडु और ये सब भी है भारत के अंदर भी, और 1.2% इंडियन तमिल भी है। वहाँ इन चीज़ों को लेकर सिन्हली और तमिल में टकराव होती रहती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना सबसे सस्ता और टिकाऊ है। क्योंकि बहुसंख्यक वोट ही तो लेने हैं। अगर मैं बहुसंख्यक के हित की बात करने लग जाऊं, अगर कहीं मुस्लिम ज़्यादा है तो मुसलमानों के हित की बात होने लग जाएगी, कहीं हिंदू ज़्यादा है वहाँ हिंदू की हित की बात होने लग जाएगी, तो चुनाव जीता जाएगा। चुनाव जीता जाएगा तो फिर बातें हो जाएंगी। तो मेजोरिटेरियन जो गवर्नमेंट बनाना पूरे वर्ल्ड के इतिहास का ये हिस्सा है, भारत का ही नहीं है। हर वर्ल्ड के कोने कोने में मेजोरिटेरियन के ऊपर बातचीत करके नेताओं का उदय ज़्यादा हुआ और वो ज़्यादा पॉपुलर रहे। वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी का कारण क्या था कि उन्होंने ज़्यादा संख्याओं पे अपना ध्यान केंद्रित करके उनके हित की बात की, है ना। तो ऐसा ही हर देश में होता है। तो श्रीलंका में भी जब इसको लेकर टकराव हुआ तो उन्होंने कुछ क्या किया, सिन्हली वाज रिकॉग्नाइज्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने 1956 में एक्ट लाकर सिन्हली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। स्टेट प्रोटेक्शन बुद्धिज्म को दे दिया। जैसे मैंने कहा कि बुद्धिज्म भारत से पैदाइश हुई थी, बोध गया, गौतम बुद्ध, है ना, लुम्बिनी, ये सब भारत के बिहार में है ये सब, और वहां से ये पूरे वर्ल्ड में फैला। तो ये श्रीलंका वहां पे बुद्ध का केंद्र है बुद्धिज्म का, नेपाल भी है, तो उसमें उन्होंने प्रोटेक्ट किया उनको। सिहली जो एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड। अब देखिए, मान लेते हैं कि सिहली जो एप्लीकेंट को प्रेफर किया, जैसे मराठा आरक्षण की बात हो रही है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। क्यों, अब उसको जीतते हैं, वही मानते हैं जो कह देते हैं, तो उनकी बात मानी जाती है क्योंकि वो मेजोरिटी में है। और जो सरकार बनती है वो उनकी बात कहती है, हम मराठा आरक्षण देंगे। तो ऐसी सिहली को भी उन्होंने क्या किया, उनको कुछ प्रेफरेंस दे दी। अब एक चीज यहाँ समझने की बहुत जरूरी है कि पावर शेयरिंग कैसे। देखिए, पावर शेयरिंग में एक तो है वर्टिकल, जैसे ऊपर से नीचे, ऊपर सेंट्रल है, फिर स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। फिर एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, जैसे कि मान लेते हैं हमारे यहाँ अगर हम 3 चीज़ों की बात करें तो हम उसको कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी,
है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों के ऐसे पैरेलल है, तीनों तीनों का फंक्शन अलग अलग है। तो ये सत्ता का बंटवारा हो गया। जो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पावर को बांट देना, और सेंट्रलाइजेशन क्या है, पावर को एक जगह केंद्रित कर देना। पावर एक जगह केंद्रित होगा तो सरकार तो स्टेबल रहेगी, है ना, जैसे चाइना में है, पुतिन का रूस में है, उत्तर कोरिया में किम जोंग है, लेकिन होगा क्या, लोगों की आज़ादी मारी जाएगी, है ना। लोग अपनी बात रखेंगे, जैसे अब किम जोंग कहता है मैंने ऐसे कटिंग करा ली तो पूरे देश ऐसे कटिंग कराओ, तो ये क्या, ये गलत है ना। तो ये सारी ही चीजें क्या है कि पुतिन देखिए युद्ध में लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है, ना चाहते हुए भी लगा हुआ है, तो तानाशाह का रूप हो जाता है। उसको बदलने का क्या काम है, पावर को शेयर कर दिया जाए, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, सत्ता एक के हाथ में ना रहे। भारत में देखिए जैसे कि न्यायपालिका अलग है, फ्री है ना, जुडिशियरी, वैसे ही अलग अलग लेवल पे काम बांटे हुए, राज्य सरकार के काम अलग बटे हुए सरकार की। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, इसके केस स्टडीज और बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको समझिए कि फिर उसके बाद कुछ और भी है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं हित समूह। ये लोग भी बनाकर कैसे भी सरकार को क्या करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद है फेडरलिज्म, संघवाद कहते हैं इसको, आप समझिए। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, सेंट्रल यूनिट्स और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री, इन दोनों में सत्ता को बांट देना। इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो है होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन बनाना, होल्डिंग टुगेदर, एक साथ साथ चल के काम करें, और एक कमिंग टुगेदर, हमारे साथ आकर काम करो। तो देखिए भारत में है होल्डिंग टुगेदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। अब दूसरा फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है, भारत में है, जिसका एग्जाम्पल इंडिया हो गया, कनाडा है, जर्मनी है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार कहते हैं, जैसे एक पावर होती है, और वो कहाँ है, जैसे कि फ्रांस है, चाइना है, जापान है। 2 और मोर लेवल्स गवर्नमेंट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। इसका आपको देखिए 1 नंबर और 2 नंबर का आना है तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, फेडरलिज्म में और फेडरल गवर्नमेंट में, यूनिटी गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, और होल्डिंग टुगेदर इंडिया में है ना। इसके बाद इसमें कुछ खास नहीं। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। अब लिस्ट भी 3 तरह के, यूनियन लिस्ट जिसको संघ सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची, यूनियन लिस्ट पे कानून केवल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी संख्या है 100। दूसरा हमारा स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची, इस पे राज्य सरकारें अपना कानून बनाती है, लागू करती है, ये 61 है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें अभी 52 है, और एजुकेशन हमारा समवर्ती सूची में आता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन है ना, केंद्र सरकार की स्कूल केंद्रीय विद्यालय चल रही है ना, नवोदय विद्यालय है, ठीक है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। तो इस तरीके से दोनों ही मिलकर काम कर रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट क्या है, वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो बंटवारा है सत्ता का, इसको आई समझिए। आपको ऑलरेडी मैं पहले वाले वीडियो में सिविक्स स्पेशल में भी बहुत कुछ समझा चुका हूँ, इसलिए उसको ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तीनों लिस्ट में पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा इसके बाद अब जेंडर रिलीजन है, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको जेंडर फेमिनिस्ट क्या है, काम की चीज़ें ही केवल बता रहा हूँ। जो देखिए, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, है ना, यही तो भेदभाव है, इसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और इसमें जो है नारी को घर से बाहर निकलने का मौका मिले, उसको भी आज़ादी मिले, उसको भी वोट देने का अधिकार मिले, है ना। भारत ने हालांकि पहले दे दिया, वर्ल्ड में बहुत सारे देश है उन्होंने बाद में दिया। तो फेमिनिस्ट वो कोई भी हो सकता है, नारीवादी जो नारी की स्वतंत्रता की बात करता है, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो मिले, तो उस पर काम करना, वही चीज़ विचारधारा। अब इसके बाद इसमें एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टीज है। इसमें क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार जो बनाती हैं, इसी के अंदर क्या है, हमारा अपोजिशन है। अपोजिशन विपक्ष है, विपक्ष की अलग भूमिका होती है। विपक्ष में क्या है, जो सरकार है और सरकार में नहीं है वो विपक्ष है ना। चाहे वो मीडिया हो, कोई भी हो, उनका काम है सरकार से प्रश्न पूछना। अगर कोई राजा है उसे प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा तो वो तानाशाह हो जाएगा, है ना। जो आप निरंकुशतावाद की बात जो हो रही थी वो हो जाएंगी। तो उससे बचाने का तरीका है, सरकार को सही दिशा में चलाने का तरीका है, उसे बार बार क्वेश्चनिंग की जानी चाहिए। तो अब इसमें क्या है, 1 पार्टी सिस्टम में 1 पार्टी होती है, 2 पार्टी में 2 होते हैं।
अब भारत में भी कोलेट्रल गवर्नमेंट बनाकर, गठबंधन की सरकार बनाकर, अलायंस गवर्नमेंट बनाकर क्या हो गया, एक तरीके से टू पार्टी सिस्टम हो गया। वैसे यहाँ मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। अब इसके कई बेनिफिट्स हैं लेकिन नुकसान भी, स्टेबिलिटी नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी चुनाव लड़ लेता है, जीत जाता है, बाद में वो अपनी बात मांग लेता है, मनवा लेता है ना। इसके बाद जो है नेशनल पार्टीज का मोटिव पूरे राष्ट्र में होता है। कई राज्यों में उनके अपने 4 सीट्स होने चाहिए लोकसभा में कम से कम, और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में जो केवल राज्य में होते हैं। इसके बाद इन पे पार्टियों पे कई बार आ जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है। सबका उद्देश्य सत्ता पाना है। सत्ता पाने के लिए अपने अपने वोट बैंक का सब इस्तेमाल करते हैं और इनका मेन मकसद वही है, सत्ता पाना। और उसके बाद अपनी, अब ये सत्ता पाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दे देते हैं, लंबे चौड़े वादे कर देते हैं। जिसको वादा पूरा करना हो वही हिसाब से करे, जिसको वादा ही नहीं पूरा करना हो, कई बार हमारे MP MLA आप देखते होंगे 5 साल के बाद फिर शकल ही दिखाते हैं इलेक्शन टाइम में, है ना। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने वादा तो किया है लेकिन वादा उनको पूरा ही नहीं करना था। और ऐसा कब होता है? जब देश में इलिटरेसी होती है, अशिक्षा होती है, अनपढ़ लोग होते हैं, वो अवेयर नहीं होते, या इतने गरीब होते हैं कि उनकी हालत 500 रुपये 1000 रुपये देने पे भी वो अपनी बातों से बदल जाते हैं। तो ऐसे में ही इन चीज़ों का, ये पॉलिटिकल चुनौतियां हैं कि अगर सरकार इसको चाहे तो कैसे चेंज करे। इसको, चुनौतियों को दूर करने का एक ही तरीका है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम क्या है। मनी की प्रॉब्लम, फंडिंग आ रही है तो किसी पे ज़्यादा तो किसी पे कम, है ना। तो चुनाव में कैसे आपस में बराबरी की टक्कर हो पाएंगी। फिर उसके बाद जो है मीडिया और कई चीज़ों का रोल है, वो लोग भी अगर बिक जाए तो कैसे काम चलेगा। फिर उसके बाद अच्छे चुनाव हमारे पास हो, अच्छे नेतृत्व की क्षमता हो। अगर नेता ही अलग अलग है और वो अच्छे विचारों के नहीं है तो मजबूरी है उनको वोट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जातिवाद, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर कई तरह की राजनीति ऐसे चलती है। तो ये सब क्या है, ये चैलेंजेज है। और इसी चैलेंजेस में साथ में जो है भाई भतीजावाद भी है ना, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज की। और उसके बाद और भी है मैन मसल्स मैन, है ना, मनी पावर, ये सब चीज़ें चुनाव में इस्तेमाल होने लग जाते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम्स है। बाकी डिटेल में करने के लिए आप सिविक्स स्पेशल देखिएगा, लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वो देखना भी ना पड़े, मैंने यहीं पे सब कुछ समझाया है। अब इसके बाद है इसका जो अगला चैप्टर हमारा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, है ना। अब मैं कहा ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो कई जगह इलेक्शन तो हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा रूस में इलेक्शन हो रहे हैं, हर बार हो रहे हैं, लेकिन जीतना उसी को है। जो अपोजिशन में खड़ा होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसे ही उत्तर कोरिया में, ऐसे चाइना में है। तो ये इलेक्शन होना नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। अब चुनाव आयोग भी अगर बंधन में काम करेगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो सत्ता में रहने की पार्टी जो भी होती है वो पूरी कोशिश करती है कि वो लंबे टाइम तक, जीवन भर उसी कुर्सी पे चिपके रहे। लेकिन जनता, लोकतंत्र क्या कहती कि नहीं, सत्ता ने अगर अच्छा काम नहीं किया उसको बदलो, नई सरकार लेकर आओ। तो इस तरीके से वो अपना काम करते हैं। और इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सबको समान वोट का अधिकार हो, सबको एक वोट है तो एक सिंगल वोट और बराबर का अधिकार हो। और राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI। देखिए, RTI और RTE, ये 2 ऐसे कानून कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत के लिए, जनता के लिए लेकर आई, बहुत बढ़िया है। यानी कि हमें सूचना पाने का अधिकार है, कहीं भी हम चाहें तो अपनी सूचना ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला चैप्टर हमारा डेवलपमेंट है। ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स इसमें आते हैं, 2 मार्क्स का। और इसके अंदर डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच पर कैपिटा इनकम इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, लॉन्ग टाइम तक डेवलपमेंट हो, इसको कहते हैं। अब इसमें एक चीज और समझिए कि पर कैपिटा इनकम क्या है? एवरेज इनकम है ये, टोटल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से डिवाइड करके करते हैं। इसके बाद इसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रख के किया गया डेवलपमेंट, क्या कहलाता है? ये सस्टेनेबल, यानी कि सतत धारणीय विकास कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पर कैपिटा इनकम और ये वाला, है ना। अब प्रिपेयर्ड, ये UNDP प्रिपेयर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसको याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पेपर में आपको मिल सकता है। इसमें पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल किसी व्यक्ति के जीने की उम्मीद है, लिटरेसी रेट जो कि 7+ एज के, उसमें, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो।
और एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है 1000 पे मरने वाले लोगों की संख्या, शिशुओं की संख्या। अब बीएमआई क्या है? ये है वेट बाय एच स्क्वायर, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। कोई व्यक्ति हेल्दी है, देखने में मोटा होना ही हेल्दी नहीं होना, है ना, चुस्त दुरुस्त काम करने वाला होना चाहिए। तो उसका बॉडी का जो हाइट है, वेट है, और उसकी हाइट के स्क्वायर से हम भाग करके निकालते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें ध्यान रखिए कि जो जीडीपी क्या है, इसका डेफिनेशन है ना, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यूज को कहते हैं। इसमें फिर महात्मा गांधी मनरेगा जो एक्ट है, ये क्या है, 2005 में किया गया, 100 डेज का मिनिमम रोजगार की गारंटी देता है ये। इसके बाद 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जो प्रकृति से मिलने वाली चीजों से उत्पादन कर रहे हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। विनिर्माण, जो प्राइमरी से मिले हुए गुड्स या जो भी रॉ मटेरियल उससे अपना वो उद्योग चला रहे हैं, है ना, अपना विनिर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और टर्शियरी वो है सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में हमारे आते हैं। तो अब आपको समझना है कि उसके अलावा उसमें कुछ नहीं देखना है आपको। मनी एंड क्रेडिट का अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आना है, इसलिए इसको आपको देखना है कि मनी क्या है, डेफिनेशन, है ना, इसके कई जो है इन्होंने मनी ने कैसे प्रॉब्लम्स, बार्टर सिस्टम को दूर किया, करेंसी के क्या रोल है, इस तरीके से ये जो है डबल कोइंसिडेंस क्या है, इसको कैसे खत्म कर रहा है मनी। तो डबल कोइंसिडेंस क्या है, दोहरे संयोग की समस्या। यानी कि मान लेते हैं जब वस्तु के बदले वस्तु विनिमय होता था, तो एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है वही वस्तु दूसरे के पास होना चाहिए जो लेना चाहता हो, और जो उस पे है वो मैं लेना चाहता हूँ, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उस पे भुट्टे हैं और मेरे पे गेहूं है, मैं भुट्टा तो लेना चाहता हूं लेकिन वो गेहूं नहीं लेना चाहता, तो ऐसे में क्या होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इसको प्रॉब्लम को किसने सॉर्ट आउट किया, मनी ने किया। और इस चीज के लिए जैसे मनी को लेकर ले जाना आसान है। आरबीआई का क्या रोल है, करेंसी को, नोट को जारी करता है, वो बैंकर ऑफ बैंक है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, सजेशन देने एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये सब क्या है, आरबीआई के रोल है। कॉमर्शियल बैंक जबकि व्यापारिक बैंक होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, ये सब है, वो होते हैं। अब इसके बाद क्रेडिट क्या है, एज अ असेट भी है, एज अ ट्रैप भी है। इसको समझिए आप जरा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है कि क्रेडिट साख, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने उधार लिया और उस उधार का क्या किया, लेकर उसने इंडस्ट्री लगाई, काम किया, पैसे कमाए, जो पैसा बचा अपने पास रखा और बाकी उसने दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट एज एन असेट हो गया उसके लिए। लेकिन वही किसानों की बात करें तो उसने क्रेडिट लिया, जमीन गिरवी रखा, खेती की, फसल, बारिश हो गई, खराब हो गया, या उसके घर में शादी ब्याह थी उसमें खर्चे कर दिए, अब बेचारा वो ट्रैप में फंस गया, जाल, और जाल में फंसने के बाद अंत में उसकी खेती छीन ली गई, उसकी गिरवी हो गए। और भारत में तो एक चीज देखा जाए तो बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए लेकर चले जा रहे हैं, है ना, और हम उस पर कुछ नहीं कर रहे। और किसानों का भी, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रथा भी गलत है वैसे तो, कि कई लोग कर्ज ही इसलिए लेते हैं कि उनको पता है सरकार माफ कर देगी। तो दोनों ही चीजें अलग है, लेकिन बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि क्रेडिट एज अ ट्रैप भारत के अंदर है, कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हर दिन 2 आदमियों की आत्महत्या हो जा रही किसानों की, तो इसका मतलब तो ये है कि वो मजबूर है, गरीबी तो है, इसमें कोई शक नहीं कि केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, उनका रोजगार का साधन अच्छा मिलना चाहिए। अब इसके बाद है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा ना कि क्वेश्चन आएगा तो वैसे मनी ट्रैप पे आएगा, मनी के उस पर आएगा, इसलिए आप उसको ज्यादा कर लीजिए। एसएचजी को समझा देता हूँ, ये कुछ लोगों की मिलकर संस्था बना लेते हैं और आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है। तो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन पहले तो समझिए कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, कि इंटीग्रेशन है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। अब कहा ना विदेशों में डिमांड चल रही कॉफी की, और हम कहे कसम खा के नहीं, हम तो चाय का ही उत्पादन करेंगे। विदेशों में अगर एक किसी जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई और हमारे यहाँ आईटी के सेक्टर के बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम वो काम कर लें, हम वैसा ही रोजगार बना लें जो विदेशों को है। तो हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को ओपन करना, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और मल्टीनेशनल कंपनियों का बड़ा रोल है, एमएनसी जिसको हम कहते हैं, जो कई देशों में अपना व्यापार चला रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एमएनसी। अब इसके बाद देखिए
कि पूरे के पूरे मैंने चैप्टर जितने भी बताए हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड ही बताए हैं। अब इसके बाद मैं फिर से एक अपने तरफ से लास्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ कि नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर जो मुझे लगता है वो ये है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, उसके बाद मेजिनी का रोल है, बिस्मार्क है, ठीक है जी, और सिविल कोड नेपोलियन का है। नेशनलिज्म इन इंडिया में गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन है, असहयोग और जो है एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस है, खिलाफत आंदोलन है ना, और जलियांवाला बाग हत्याकांड का मैप हो सकता है, चौरी चौरा मैप में है, दूसरा आपका जो चंपारण है, खेड़ा है ना, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और नागपुर अधिवेशन है ना। क्वेश्चन में भी लिखा आता है कि वहां गांधी ने जहां पहला आंदोलन किया है ना, नील की क्रांति की, तो आपको पता है होगा चंपारण, तभी तो लगाएंगे। चंपारण बिहार में है, खेड़ा आपका गुजरात में है ना, अहमदाबाद आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र उसके जस्ट नीचे है। इसके बाद अगर मैप का मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, इकोनॉमिक्स स्पेशल है, पहले के 2 साल पहले का, उसको देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक्स के साथ बताए हुए हैं। इसके बाद नेशनलिज्म के बाद ग्लोबल वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन पे हो गया है ना, जो यूएसएसआर ने कैसे ग्लोबल बनाया, प्रिंट कल्चर का कैसे ये हेल्पफुल है, कैसे प्रिंट कल्चर ने पूरे जो राइजिंग पॉपुलेशन के साथ कैसे इसने कोप अप किया। अगर आज मान कर चलते कि हम हैंड रिटन में चल रहे होते तो सभी के पास अखबार नहीं पहुंच पाता है ना, तो इसने किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया, कैसे इसकी प्रगति हुई, इसको आपको इसमें देख लेना है। रिसोर्स डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का डेफिनेशन कर लेना है आपको, है ना, डेवलपमेंट के कौन कौन से साधन है, किस तरीके से उसमें, और इसके बाद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में कुछ नहीं, वाटर रिसोर्सेज का आपको एक वाटर हार्वेस्टिंग पे देखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कैसे ये वरदान है, कैसे हमारे लिए अच्छा है, इकोनॉमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो देख लेना है। पॉलिटिकल साइंस में आपको पावर शेयरिंग पे मैंने कहा केस स्टडीज होंगी, फेडरलिज्म पे वैसे ही है, पॉलिटिकल पार्टीज की चुनौतियां क्या हैं, किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो कौन कौन से विपक्ष में अपोजिशन में उसका क्या रोल है, ये इसमें आपको देख लेना है। इसके बाद मनी एंड क्रेडिट का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो यही है कि मनी क्या है, मनी का रोल है ना, डबल कोइंसिडेंस है ना, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसको देखना है। डेवलपमेंट का डेफिनेशन आपको बता ही दिया, और सेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर और इसकी रोल इकोनॉमी में कैसे क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या रोल है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने बताई, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि 1 आवर में आपका पूरा का पूरा, मुझे ये भी नहीं पता कितने घंटे हो गए, टेक्नोलॉजी के मामले में हाथ थोड़ा तंग है, लेकिन फिर भी मैंने पूरे चैप्टर्स का आपका रिवीजन किया है। हो सकता है आप ये वाले आप मेरे पहले के वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मैंने कभी भी टाइम आपका खाने की कोशिश नहीं की। ज़्यादा कोशिश मेरी यही रही है कि आप जहाँ आपको ज़रूरत ना नज़र आए उसको स्किप करिए, पाठ करिए, जो टॉपिक आपको अच्छी तरह आता है उसको भी आप स्किप कीजिए, और पूरी ईमानदारी से अच्छी तरह पेपर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, फास्ट लिखिए, और कोशिश कीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मेरी तरफ से अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस वीडियो को बनाने का काम मेरा था, लेकिन पहुंचाने का काम आप सभी का है, तो मेरे सभी व्यूअर्स से है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कल तक, क्योंकि एक ही दिन की बात होती है 1 डे बिफोर की, उसके बाद कोई नहीं देखता, तो 1 डे बिफोर मैं इसी मोटिव को लेकर चलता हूं कि आपका क्विक एंड फास्ट रिवीजन करा सकूं। और इसके अलावा यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसपे 1 घंटे में पूरी किताब रिवीजन इतने फास्ट और मोस्ट एक्सपेक्टेड जिसमें पेपर में क्वेश्चन आए हो, है ना। मैंने यहाँ तक कि साइंस का आप सब देख ही रहे हैं अब तक, तो मैथ्स का भी मेरी कोशिश होगी, लेकिन अभी 1 डे बिफोर एसएसटी का आपके सामने है। और अगर हिस्ट्री का मेरे पास वीडियो आ पाता है, किसी मैडम के द्वारा बनाया जा रहा है, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूरत होगी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, थैंक यू।